सुखविंदर जी, मेरा आपके पास जो क्वेश्चन है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल हमको थोड़ा बताइए, ये कृषि बिल को लेकर जो पूरा देश में जो आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में आप हम लोगों को कुछ बताइए। जी। देखिए, जे कृषि बिल तो एक्चुअली जो पहले से जो चीज़ें चल रही थी उसका एक बहुत बड़ा हाइट है। एक्चुअली में तो जब हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो 1948 में ये गैट एग्रीमेंट हो गया था। तो उस वक्त ये सिर्फ इंडस्ट्री को लेके हुआ था, हम्म। लेकिन बाद में इसमें खेती बाड़ी को भी शुरू कर लिया। धीरे धीरे खेती बाड़ी में भी घुसना शुरू किया ये लोग, कंपनी हम्म। लोग। अंग्रेजों के जाने के बाद ये नए तरीके से एक्चुअली उसी रिजीम को चलाना था। हम्म। तो उसका जो खेती क्षेत्र में सबसे बड़ा जो दिखता है वो ग्रीन रेवोल्यूशन है। हम्म। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया है कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, किसानों को बीज का और जो उसके अंदर मशीनरी था हम्म। और उसके अंदर जो मतलब क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड और खाद खाद हम्म। बोलते हैं हाँ मुझे हाँ हाँ थोड़ा, हाँ। हाँ। तो ये सब चीज़ों का सिस्टम पूरा चेंज कर दिया गया और किसानों को एक बात बताई गई, यूनिवर्सिटी के जरिए बताई गई हम्म। कि देश को अनाज की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा करना है, आप भी खुशहाल हो जाओगे और देश भी भूखा नहीं मरेगा। हम्म। तो इस मोटिवेशन के साथ किसानों को लिया गया। किसानों ने वही किया जो यूनिवर्सिटी ने बोला, जो सरकार ने बोला। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारा अनाज पैदा हो गया, लेकिन भूखमरी अभी भी है। जी। पंजाब में चलो उस तरीके की नहीं है, हम्म। उड़ीसा में है, हाँ हमारे ही देश में है। हाँ। तो उससे ये हुआ कि किसान जिसने इतना सब पैदा किया हम्म। वो खुद कर्ज में डूब गया। हाँ। उसके डूबने का कारण है कि उसके हर इनपुट पे पैसा खर्च होने लगा। जैसे बीज है, हम्म। पहले बीज वो खुद ही तैयार करता है। हाँ। ये जो यूरिया है, डीएपी है, ये सब नहीं था। हम्म। ये सिर्फ घर में पशु थे और जो पशुओं का गोबर वगैरह है वही खाद थी। हम्म। या तो फिर कुछ फसल फलीदार बीज के बीच में ही खेत में वो कर देते थे। तो बैल घर में होता था हम्म। और हल गांव का एक व्यक्ति बनाता था जिसको हम्म। 6 महीने बाद कुछ मेहनत देते थे, गेहूं वगैरह देते थे हम्म। ज़्यादा करके, उसकी ज़रूरतें पूरी करते थे उस फैमिली की। हम्म। सारा गांव उस फैमिली की ज़रूरतें पूरी करता था। उसमें इनपुट थी जो बहुत कम थी। तो इस ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। जैसे ट्रैक्टर है, बहुत बड़ी चीज़ है। हम्म। ट्रैक्टर का जो लोन दिया वो इस हिसाब से दिया कि बहुत बड़ी गिनती लोगों ने ट्रैक्टर खरीद ले, बहुत लिबरल होके वो लोन दिया गया। और अभी का स्थिति ये है कि वो लोग भी लोन ले रहे हैं ट्रैक्टर का जिन्हें ट्रैक्टर चाहिए नहीं। अच्छा। हाँ, वो इसलिए ले रहे हैं कि ट्रैक्टर का लोन अब बहुत आसानी से मिलता है अच्छा। और ट्रैक्टर खरीद लेते हैं। हाँ हाँ। खरीदने के बाद तुरंत ही सेकंड हैंड बोल के बेचते हैं अच्छा। और उसका जो पैसा आता है उससे अपना काम करते हैं। कुछ भी काम है, डेबिट जो है, बीमारी है, जो भी घर का जरूरत है। तो ये जो स्थिति है इसमें कंपनी को तो फायदा ही फायदा है, ट्रैक्टर तो बिक ही रहे हैं। अच्छा। किसान क्या अच्छा। कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो उनका मामला नहीं हाँ है। हाँ। इसी तरीके से जब हाइब्रिड सीड आया तो उसके साथ पेस्टिसाइड आ गया, हाँ। उसके साथ डीएपी यूरिया आ गया। वो सब बहुत महंगा हो गया है। उसके हिसाब से अगर देखें तो फसलों के रेट बहुत नीचे हैं। यही एक वजह है, बड़ी वजह है कि आपने उसमें बहुत सारा कॉस्ट ऐड कर दिया पैदावार में। अच्छा। लेकिन उसका रिटर्न नहीं दिया। यही कारण हुआ कि बहुत सारा अनाज पैदा करते हुए भी किसान सुइसाइड करने लग गए। तो ये एक चीज ग्रीन रेवोल्यूशन ने की और उसका रिजल्ट आ गया खुदकशी में और इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होने शुरू हो गए। हाँ हाँ। तो इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए
ये जो कानून आए हैं तीनों, ये इसका अगला एपिसोड है। ओके। अभी क्या करना है, वो बोल रहे हैं खेती को और ठीक करना है। हाँ। ये तीनों कानून अगर हम देखते हैं, ये इंटरकनेक्टेड है, वीव्ड है, एक दूसरे के हाँ, साथ हाँ, पूरी connected तरीके है। से जुड़े हुए हाँ। हैं। जैसे ये है कि एक कानून है जिसमें किसान को बोला जाएगा कि आप ये फसल बीजो और रेट का हमारे साथ एग्रीमेंट कर लो, अच्छा। प्राइस अश्योरेंस का जो हम्म। लेके आ रहे हैं, कीमत गारंटी। हम्म। तो उसमें आप एग्रीमेंट कर लोगे, लेकिन एग्रीमेंट में शर्तें कैसी हैं, वो आपको सर्विस भी देंगे, हम्म। बीज आप उनसे लेना है, हाँ, हाँ। खाद उनसे लेनी है, पेस्टिसाइड उनसे लेना है, और जो चीज आपने पैदा की है उसका एक खास मानक रहेगा। ओके, मतलब तभी ये एक सिंगल हैंडेड सिंडिकेट है। बोल सकते हैं। ओके। तो वो मानक अगर आप पूरा नहीं करोगे तो आपकी डील के कोई मायने नहीं, ओके। क्योंकि आपने पूरा जो किया, कंप्रोमाइज किया। उन्होंने आपको बीज दे दिया, उन्होंने सब कुछ दे दिया, आपने वो चीज पैदा करके नहीं दी जो लिखी है। अच्छा। अच्छा। तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट एमएसपी अनाउंस कर देगी, एमएसपी पे कंप्रोमाइज होएगा, लेकिन वो स्टैंडर्ड भी साथ में ऐड हो गया, अच्छा। तो वो बिकेगा नहीं। तो किसान किसी भी हालत में उसको घर में रख नहीं सकता है, उसको तो उसी को बेच के गुजारा करना है। वो तो खेत से सीधा मंडी जाता है बेचने के लिए। तो वो स्थिति है कि कोई भी खरीद लेगा, उसको देगा। तो अभी अभी क्या है, अभी है कि हम लोग धान गेहूं बीज रहे हैं, हमें पता है कि ये इस भाव बिकेगा और इस मंडी में बिकेगा, उसके अंदर गवर्नमेंट एक एश्योर करने वाली एजेंसी है, वो इसको आउट कर रही है। ओके। कहा जा रहा है कि किसानों को आज़ादी है, कहीं भी बेचो। किसान तो 5 किलोमीटर भी जाके बेचने के सक्षम नहीं है, और आप बोल रहे हो कहीं भी बेचो, कहीं भी नहीं बेच पाएगा। सिर्फ ये होगा कि बड़ा व्यापारी है जो, वो पूरा फसल को खरीदेगा और कम दाम में खरीदेगा, और उसके साथ ही जोड़ के जो हमारा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था, हाँ। वो बदल दिया कि व्यापारी कितना भी भंडारण कर सकता है, उसमें कोई कंडीशन रही नहीं। तो ये कुल मिला के क्या है कि जब किसान अपनी फसल, जो अभी जो खेती का सिस्टम है उसमें सुइसाइड कर रहा है, जिसमें एमएसपी भी है, इसमें कुछ एमएसपी भी नहीं है, इसमें बीज और ये खाद और पेस्टिसाइड पूरी तरीके से और भी ज्यादा कन्फाइन हो जाएगा। एग्रीमेंट में है ना, सर्विस देंगे, तो उसी से खरीदना है, उसी का रेट होगा। अभी क्या है, मंडी में जाके हम कहीं से भी खरीद रहे हैं, वो चीज भी इसमें खत्म हो जाएगी। तो आप बाउंड हो जाते हो कि यही 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 चीजें खरीदें, और ये कोई गारंटी नहीं है कि आपकी चीज बिकेगी। तो एक्चुअली जो छोटा किसान है वो ये स्थिति फेस करने की हालत में है ही नहीं, वो फेस नहीं कर सकता है इसको। वो जाएगा, जमीन जाएगी उसकी, क्योंकि दूसरी जगहों पे, अदर कंट्रीज में ये कानून इम्प्लीमेंट हुआ है, और इस अभी बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं ये कि खेती में कम लोगों को कम करना है, गिनती कम करना है। उसका क्या मतलब है, उसका यही मतलब है। ओके। खेती में गिनती को कैसे कम करोगे, और उसका अल्टरनेटिव कोई है नहीं आपके पास, कोई ऐसी चीज नहीं है जहां रोजगार हो। जैसे ये उसी जो प्राइवेटेशन का ये धीरे धीरे चल रहा था, उसी के तहत ये गवर्नमेंट का सब जॉब, सब गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब ये 1990 में ये लेके आए हैं, डंकल प्रपोजल आई है, तो उसके तहत इन्होंने स्टेट का एक कंसेप्ट चेंज किया। 1947 में था वेलफेयर स्टेट, और 1990 में हो जाता है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस देने की नहीं है, वो कंपनी को बोलेगी, कंपनी से आप खरीदोगे। तो वेलफेयर स्टेट का कहीं लिखा नहीं मिलेगा शायद आपको, लेकिन वेलफेयर स्टेट का जो था वो इसमें खत्म कर दिया।
तो जिंदगी के हर क्षेत्र में प्राइवेटेशन घुस रहा है। इंडस्ट्री में था शुरू में, उसके बाद सर्विस सेक्टर को खा गए, अब खेती सेक्टर को खत्म किया जा रहा है। तो ये कानूनों को अगर इम्प्लीमेंट होने देते हैं तो जो छोटा किसान है पहले वो जाएगा, फिर जो मध्य वर्गीय किसान है वो जाएगा। इसमें काफी बड़े किसान भी बचते नहीं हैं। ओके। क्योंकि बहुत देर से हमें यूनिवर्सिटी ये पाठ पढ़ा रही है कि 20 एकड़ से कम खेती फायदे का सौदा नहीं है। अच्छा। हम भी मान रहे हैं, यूनिवर्सिटी बोल रही है तो मान ही रहे हैं। एक्चुअली में क्या है कि 20 एकड़ से कम बड़े किसान चाहिए ही नहीं। ये कानून वो बात करेंगे। इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी? आपकी फसल बिक नहीं रही, कंपनी बोल रही है कि आपने वो चीज पैदा नहीं की, कर नहीं पाए आप जो हमने बोला था, आपने हमारी कंडीशनें पूरी नहीं की। वो अलग बात है कि इसमें कोर्ट में जाने का भी प्रोविजन नहीं, वो सब जगह से किसानों को घिरा है, बहुत ब्रूटल है ये ना, वो अलग बात है। अगर इसको आइडियल स्थिति में भी सोचें तब भी किसान बचता नहीं है। तो किसान के सामने क्या है? वो अपनी जमीन छोड़ेगा, किसी को रेंट पे देगा। तो सबसे पहले कंपनी आती है रेंट में लेने को। तो एक्चुअली में अगर हम रेंट पे अपनी जमीन एक बार दे देता है कोई किसान, जब कोई खेती करता है उसके पास एक ट्रैक्टर रहता है, उसके पास और मशीनरी छोटा मोटा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसका कुछ छोटा ट्यूबवेल भी होएगा। हमने ठेके पे दे दिया, रेंट पे दे दी जमीन, अपनी कंपनी को दे दी। कंपनी तो बड़ी चीज है। अगर गांव में भी किसी को दे देता है एक बंदा, 3 साल 2 साल खेती नहीं करता है तो उसको वापस खेती में लौटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली। तो इसमें क्या है, कंपनी के साथ आप एग्रीमेंट कर लो, किसी टाइम में कंपनी कहेगी हमें तो करना नहीं है जहाँ काम, हम जा रहे हैं, आप अपनी जमीन वापस ले लो। कह भी रहे हैं कि किसान की जमीन ही रहेगी वो, पर किसान उस पर करेगा क्या? कर ही नहीं पाएगा कुछ। तो वो हाथ जोड़ेगा, ठीक है ये कंपनी नहीं रख ली, को और कंपनी ले लो, तो बहुत सारी कंपनी खड़ी हो जाएगी। तो वो दाम, जो दाम भी जो है, भी दाम देगा वही लेना है, एग्जैक्टली वही लेना है। तो एक्चुअली ये पूरा जो पब्लिक सेक्टर था, जैसा भी था थोड़ा बहुत, उसकी समाप्ति का ऐलान है ये कानून, और किसानों की भी समाप्ति का ही ऐलान है। हमने पंजाब में एक ही नारा दिया है, जहाँ ये कानून रहेंगे जहाँ किसान रहेगा। किसानों को ये बात समझ में आ गई है। यही वजह है कि आज पूरा पंजाब, हरियाणा, यूपी सब तो दिल्ली बैठ गए हैं जाके, और जो दूर की स्टेटें हैं वहां पे सॉलिडारिटी कहीं ज्यादा कहीं कम कैंपेन हो रहा है। क्यों हो रहा है कि सबको इस बात का पता है, सबने देखा है कि नौकरियों का जो सेक्टर था, सरकारी सेक्टर, वो प्राइवेट हो गया। सबने ये चीज देखी है। सबने देखा हर चीज पे कंपनी का कब्जा हो रहा है। सबने देखा BSNL गया, जियो आ गया। सबने देखा प्राइवेट स्कूल आ गए, सरकारी स्कूल खत्म, उसका कोई मायने नहीं बचे। तो ये खेती में क्यों नहीं होएगा? दूसरी बात एक और है, अभी प्राइवेट जो लोग जॉब दे रहे हैं क्या कर रहे हैं? हमारा पंजाब का एग्जांपल है, हमारा जो गेस्ट फैकल्टी टीचर रखते हैं उसका तय है कि 21,400 रुपया उसको देना है। अच्छा, ये डिसाइडेड है। वो चेक 21,400 का देते हैं हर महीने, लेकिन शर्त क्या है उसमें, आपके बैंक में अकाउंट में पैसा जमा होएगा 21,400, 8,000 आप रखोगे, बाकी वापस करो कैश। माय गुडनेस। तो यही चीज खेती में क्यों नहीं होएगी? ओके। इसको कौन रोकेगा? कैसे रोक सकते हैं? अभी क्यों पैसा पूरा मिल रहा है? क्योंकि बीच में मार्केट कमेटी है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, हम उसको पकड़ सकते हैं, उसके कुछ नियम है। बिल्कुल। ये क्या कर रहे हैं, उसी को निकाल रहे हैं। और आगे क्या हो रहा है, पूरा जो PDS सिस्टम है उस किस बात पे खड़ा है? वो सरकारी खरीद के ऊपर खड़ा है। अनाज का सरकारी खरीद करती है FCI,
और उसमें से जेपीडीएस चलता है। हाँ। कौन सी कंपनी है जो 2 रुपए किलो देगी? क्यों देगी? राइट। ये क्या कर रहे हैं, कंपनी को खुल दे रहे हैं, आप 500 रुपए खरीदो, 1000 रुपए खरीदो, 700 खरीदो, ठीक है, हम आपसे खरीदेंगे फिर वापस, फिर 2 रुपए किलो देंगे। बहुत बड़ा घपला होने जा रहा है। मतलब जैसे वो ब्रिटिश राज जब होता था, जो ये ब्लू को लेकर जो जो राजनीति होता था ना, यहाँ का यहाँ का जो कॉटन था, यहाँ से उगाकर ब्रिटिश में ले जाकर वो वही चीज है, एक और रूप में है, नए रूप में, Exactly. नए रूप में। इसका एक और भी है, पहलू है, जो पीडीएस की बात मैंने की, इसका एक पहलू ये है कि कंपनी ने आपके साथ, किसानों के साथ एग्रीमेंट कर लिया, आप ये क्रॉप उगाओगे। जरूरी नहीं है कंपनी आपको वही क्रॉप बोलेगी जो आपका भोजन है। वो कुछ और भी वो बोल देंगे टमाटर उगाओ, वो बोलेंगे शुगर केन उगाओ। जरूरी थोड़ी है कि वो बोलेंगे गेहूं उगाओ जो हम खाते हैं। इससे क्या होगा कि खाने की सुरक्षा है जो अब किसान वो चीज जरूर बीज रहा है जो वो खा भी रहा है। तो इससे क्या होता है कि पूरी की पूरी जमीन में वो फसलें भी बीज सकती हैं, ये कानून आज्ञा देता है, जो वहां की पॉपुलेशन खाती नहीं है, उसका फूड नहीं है वो। तो जिसका मतलब यह है कि फूड कंपनी से खरीदेंगे पूरी तरीके से। एक्चुअली ये जो खाने की सुरक्षा है जितनी भी है किसानों के, ये कोरोना काल में हमने देखा है, तो खाने की सुरक्षा सरकार ने नहीं, किसानों ने दी है उस वक्त। एग्जैक्टली। तो वो सुरक्षा भी खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे घर में गेहूं रखा था तभी हमने 40-50 किलो निकाल के कोरोना काल में किसी भी संस्था को, क्लब को दे दिया रिलीफ में। ये गरीबों को दे दो, जिनका रोजगार गया उनको खाना दे दो, तभी दे सके हैं। अगर हम खुद थैली में आटा लेके आएंगे, हम 50 किलो कहाँ से देंगे? और उसकी कीमत पे हमारा क्या कंट्रोल होएगा? एग्जैक्टली। अभी क्या हो रहा है, आलू है, कितने बार ये हो गया पंजाब में कि आलू हुआ, कोई मोल नहीं मिला उसका, वो गिराया सड़कों पे, सड़कों के किनारों पे गिरा दिया कि बिक ही नहीं रहा, क्या करें, रख नहीं सकते, खराब हो जाता है। तो बाद में वही आलू 20 रुपए 30 रुपए खरीदा। प्याज के साथ भी ऐसा हो रहा है। पंजाब में आके 80-90 रुपए किलो मिल रहा, नासिक से उठाते हैं, नासिक में क्या कितना भाव देते हैं वहाँ 4 रुपए होता है, जहाँ 80 रुपए होता है। Exactly. तो ये हर चीज में ये करना चाह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये जो फूड सिक्योरिटी के बारे में आप जो बता रहे थे, ये फूड सिक्योरिटी अपार्ट फ्रॉम द फार्मर्स,